इन्फेक्शंस बच्चों में होते हैं, चाहे वो वायरस से होते हों, उसमें यूजुअली HMPV की वजह से वो इन्फेक्शंस होते हैं। और यूजुअली ये इन्फेक्शंस जो है बड़ा माइल्ड इन्फेक्शन होता है, बहुत रेयर यानी 5% के करीब ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें ये न्यूमोनाइटिस में कन्वर्ट होता है, वायरल इन्फेक्शन, अदरवाइज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होके ये लिमिट होके ये खत्म हो जाता है। तो यूजुअली ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत नया वायरस है या पहले से प्रेवलेंट नहीं था, ये पहले से प्रेवलेंट वायरस है और ये बच्चों में ही पाया जाता है। जैसा आपने देखा होगा कि जो 3 केस रिपोर्टों में तीनों बच्चों के हुए हैं। एंड जैसा पहले बताया कि मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, ज़्यादातर ये 5 साल तक के बच्चों में, यानी ऑलमोस्ट हम सभी में, चाहे वो बच्चों की बात करें या कभी करें, ऑलमोस्ट सभी को एक्सपोजर यूजुअली HMPV का हो जाता है। नहीं, लेकिन वीरेंद्र जी, चूंकि अब आजकल चूंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, कोविड-19 को जी कोविड-19 को जब लोगों ने देखा या उसको जब झेला, और कोई भी चीज अगर चाइना से हम लोग देखते हैं कि शुरू होती है तो लोग फिर उस वाले इरा में पहुंच जाते हैं कि अरे ऐसा ना होना शुरू हो जाए। लोग थोड़ा सा अभी इस समय कंसर्न हो रहे हैं, हालांकि जैसा आप बता रहे हैं मुझे लग रहा है कि उनको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, लेकिन थोड़ा सा और बताएं, जो बच्चे हैं उनका क्या ख्याल रखना है, अगर पहले से ही हैं ये सारी चीजें तो फिर प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, थोड़ा सा अगर इसको और आप बेहतर तरीके से समझा दें। बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया, ये एक्सपोजर होता है और खास करके एक बार फिर मैं रिपीट करूं, पहले 6 महीने में, यानी अगर इन्फेंट्स हम जिनको बोलते हैं 1 साल तक के, और उनमें भी पहले 6 महीनों में ये ज़्यादा प्रेवलेंट है और उन्हीं को करता। इसके अलावा पॉसिबिलिटी इसकी है, बच्चों के अलावा ये 65 साल से ज़्यादा की यदि आपकी उम्र है तो उनको भी हो सकता है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट्स हों, चाहे वो आप HIV से ग्रसित हों या कैंसर हो या कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हो जैसे ट्रांसप्लांट के बाद, तो उनको भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी हो सकता है। बट अगेन रिपीटेडली आई एम सेइंग, अभी ऐसा कोई पैनिक होने की स्टेज नहीं है, ये बच्चों में ही होता है। और वह एक बार फिर जैसा आपने बताया, बिल्कुल कॉमन कोल्ड की तरह प्रेजेंट करता है, वही साइन सिम्टम्स जिसको आप कहना चाहिए टिपिकल आपका, मैं अगर ये बात करूँ रनिंग नोज या स्टफी नोज जो हम बोलते हैं, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश, और वीज अगर आपको अस्थमा के जैसे फीचर्स आते हैं, और बुखार होना, और कभी कभी रैश भी ये होता है। एज सच ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं होती, और यूजुअली ये 5 to 7 डेज लास्ट करता है। और यदि आप जैसा कहें रेस्ट करें, एडिक्वेट मतलब हाइड्रेशन में रहें, और ओवर द काउंटर ड्रग्स चाहे पैरासीटामोल और ये लें, तो ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कब आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या ऐसा कुछ सिम्टम्स हों, वो एक चीज़ है। अगर मैं आपको कहूँ कि 3 दिन से ज़्यादा आपको लगातार बुखार रह रहा है और आपको 103 डिग्री से ज़्यादा बुखार हो रहा है, इसके अलावा आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, और एक सबसे बड़ी चीज़ जो पहले भी हमने सीखी थी, यदि आपकी लिप्स कहूँ या स्किन का कलर कहूँ या आपके नाखून कहूँ, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर नीले पड़ते हैं खास करके बच्चों में, तब आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। अदरवाइज ये माइल्ड इन्फेक्शन है और ये अपने आप ठीक हो जाता है। कोई एंटीबायोटिक्स की भी एज सच इसमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। चलिए, आप वीरेंद्र जी बने रही मेरे साथ। साक्षी भी मेरी सहयोगी मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गई, एक बार मैं उनका भी रुख करता हूं। साक्षी, हालांकि वीरेंद्र जी अभी बता रहे थे बहुत ज़्यादा कि पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और बच्चों में चूंकि ये वायरस ऑलरेडी रहता है और ये अपने आप धीरे धीरे क्योर भी हो जाता है। कुछ सिचुएशन में उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर्स उसको फिर देखते हैं और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जाहिर है क्योंकि अब चर्चा इसकी बहुत ज़्यादा हो रही है, और चूंकि चीन से हम लोग देखते हैं या चाइना से जो चीज़ अब आजकल शुरू हो जाती है, खासतौर से इस तरह के कोई भी अगर वहाँ से न्यूज़ आ जाए तो थोड़ा सा सिचुएशन कोविड-19 की तरह लोग सोचना शुरू कर देते हैं। कैसे देखें साक्षी इसको, क्योंकि तीसरा केस अभी बताया जा रहा है कि रिपोर्ट हुआ है भारत में? जी बिल्कुल आयुष, देखिए आपने जो बात कही वो ठीक है, क्योंकि कोविड ने ऐसा तांडव मचाया था कि अब चीन से कोई भी इस तरह का वायरस आता हुआ अगर उसका कनेक्शन उसका वहां से जुड़ता है तो लोग काफ़ी पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। लेकिन इंडिया न्यूज़ हरियाणा का इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि लोग पैनिक ना करें। डॉक्टर्स की जो एक्सपर्ट्स की एडवाइस है वो भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमने भी खुद जाकर डॉक्टर्स से बातचीत की है, हालांकि उन्होंने यही कहा है कि 2001 में ये वायरस जो है ये डिटेक्ट
हो चुका है। अमेरिका की बात करें तो वहां पर ठंड के समय में, मतलब जो ज्यादा कोल्ड रीजन्स हैं वहां पर ये वायरस जो है वो बहुत कॉमन है, लेकिन लगातार जो है अब इसने इंडिया में भी दस्तक दे दी है। और फिलहाल चूंकि काफी समय हो गया है, इसे कई साल हो चुके हैं, दशक हो चुके हैं डिटेक्ट तो हुए, लेकिन इसके बाद भी इसकी कोई अगर मेडिसिन स्पेसिफिक की बात करें या जिस तरह कोविड के लिए वैक्सीन बनी थी, स्पेशल इसकी किसी वैक्सीन की बात करें, वो अब तक नहीं बनी है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स जो है इसे कॉमन जो एंटी एलर्जेंस होते हैं या फिर जो जनरल कोल्ड कफ की मेडिसिन होती हैं उन्हीं से इनको ट्रीट करते हैं, अनलेस किसी भी पेशेंट की जो कंडीशन है वो एडवर्स ना हो, ऑक्सीजन लेवल जो है वो लो ना हुआ हो, या फिर जिस तरह अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि नाखून हो, फेस का कलर हो, लिप्स का कलर हो, इस तरह की कोई सीवियर सिम्टम्स जो है वो जब तक नहीं नजर आते तब तक इसे कॉमन कोल्ड कफ के जो ड्रग्स हैं उन्हीं से इसका ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। और 14 साल से कम के जो बच्चे हैं उनमें ज्यादातर ये ज्यादा एडवर्स इसके इफेक्ट जो है ज्यादा इंपैक्टफुल ये देखने को मिलता है। और हाल ही में भारत में भी जो केसेस देखने में सामने आए हैं वो भी सभी बच्चों में ही सामने आए हैं, और इसीलिए अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी जो इन सभी केसेस को मॉनिटर कर रहा है, इनकी जांच भी करवाई जा रही है। और इसी के साथ साथ बहुत जल्द ही इसकी एक एडवाइजरी भी जारी होने वाली है देश भर के लिए, जहां पर हो सकता है कि ऐसे केसेस के लिए कुछ अलग से वार्ड्स दिए जाएं, किस तरह से प्रिकॉशंस लेने हैं उसको लेकर कोई एडवाइजरी जो है वो जारी करी जाए, क्योंकि प्रिकॉशन जो है वो आम है, क्योंकि ये भी एक तरह का वायरस ही है जिस तरह कोविड एक वायरस था। और इस वायरस से बचने के लिए हमें लगातार जो है मास्क पहनना होगा, अगर हम बाहर निकले भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना निकलें, और अगर कोई पेशेंट इससे ऑलरेडी पीड़ित है तो उसके कांटेक्ट में हम ज़्यादा न आएं, और इसी के साथ बार बार हाथ सैनिटाइज करते रहे, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें, हाइजीन मेंटेन करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। ये कुछ बेसिक प्रिकॉशंस हैं, इन्हें अगर हम फॉलो करेंगे तो अगर ये HMPV जो वायरस है ये अगर आप पर अटैक भी करता है तो भी एक कॉमन कोल्ड जिस तरह 5 से 7 दिन उसे ट्रीट होने में लगते हैं, ये अपने आप ही उतने दिनों में ट्रीट हो जाता है। लेकिन अगर इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं तो उसके बाद नेबुलाइजेशंस वगैरह की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति अगर आप महसूस करते हैं कि अगर 3 दिन से ज्यादा लगातार आपको हाई फीवर महसूस हो रहा है, कोल्ड कफ आपका ठीक नहीं हो रहा है, कंजेशन बहुत ज्यादा है, तो बच्चों को तो खास तौर से पेरेंट्स को अपने नजदीकी डॉक्टर्स के पास लेकर जाना चाहिए, उनका चेकअप कराना चाहिए, उनका टेस्टिंग करवाना चाहिए। और अगर HMPV या कोई से वो पीड़ित पाए जाते हैं तो तुरंत उनको इस मेडिसिन पर डालना चाहिए और उनका इलाज उस तरीके से किया जाना चाहिए जितना इंपैक्टफुल वो वायरस उनकी बॉडी पर उस समय है। वीरेंद्र जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये एक आम जनता के जहन में भी सवाल है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई अगर 2000 से ये वायरस है, लोगों को पता है, इसको ऑलरेडी डिटेक्ट किया जा चुका है, फिर अचानक से ये इतने सारे केसेस या इसकी चर्चा इतनी ज्यादा होना, या फिर चाइना से जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी, क्या फिर इसका कारण है और क्यों अचानक से ये जो चीजें हैं वो थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही हैं फिर वीरेंद्र जी? चित्रांश मैं एक बार फिर बहुत क्लियर कहूँगा, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, और ये 5 साल तक के बच्चों में बड़ा कॉमन वायरस है HMPV। ये इसलिए पैनिक सिचुएशन संभवतः जैसा आपने कहा कि कोविड की वजह से वो सेम सिनारियो हुआ। अभी आपने देखा 3 साल से कम के हैं जिनमें वायरस का ये इन्फेक्शन पाया गया। दूसरा, न्यूमोकोकल वैक्सीन जो हैं या उससे रिलेटेड वैक्सीन हम सभी बच्चों को यहाँ लगाई जाती है, लेकिन सभी जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस की बात करें या इससे रिलेटेड न्यूमोकोकल कोई भी वैक्सीन्स की बात करी जाए तो वायरस यूजुअली रेप्लिकेशंस और म्यूटेशंस के लिए जाने जाते हैं या कहूँ नोटोरियस होते हैं, इसलिए कई बार वैक्सीन बनाने में टाइम भी लगता है, और जो अगर बनाई जाती है तो वायरस क्योंकि वो रेप्लिकेट और म्यूटेशंस करता रहता है तो वो चेंज हो जाती है, इफेक्टिवनेस नहीं रहती। तो एज सच एक बार फिर बड़ी क्लियर सी बात है, और सेम वही सारी बातें जो अभी हमने कही, कॉमन कोल्ड की तरह सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, और यूजुअली मैंने जैसा बताया कि बहुत रेयर ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन के तौर पे निमोनाइटिस या ब्रोंकियोलाइटिस या ब्रोंकाइटिस हो जाती है, उसके बाद उनको इश्यूज आते हैं अगर निमोनाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अदरवाइज इट्स ए सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, और हम मेजॉरिटी इवन ह्यूमन बींग्स को जो है ये एक्सपोजर 5 साल से पहला हो जाता है तो एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो यूजुअली उसके बाद ये रिपीटेड इन्फेक्शंस होते रहते हैं, तो ये आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस भी
या कोई ऐसी सीवियरिटी नहीं क्रिएट होती। अच्छा वीरेंद्र जी, चूंकि ये तो जो बहुत छोटे बच्चे या जिनको हम लोग ये कह रहे हैं कि जो नवजात हैं उनमें आप बता रहे हैं, लेकिन 65 प्लस पर भी अगर ये इफेक्ट कर सकता है तो उनको भी क्या कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस रखने हैं, या कोई अगर सीवियर कंडीशन या कोई इस तरह का पेशेंट है जिसको ऑलरेडी सांस से संबंधी किसी तरह की कोई समस्या है या इस तरह की कोई क्रॉनिक डिजीज से अगर वो जूझ रहा है, तो स्पेसिफिक उसको क्या करना है इस सिचुएशन में, अगर इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दें आप। बिल्कुल चित्रांश, डेफिनेटली बात मैंने शुरुआत में भी कही थी, और जो लोग 65 साल से ज़्यादा के हैं या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं या कोई इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन है, चाहे वो HIV एड्स से हो, चाहे कैंसर से हो, या कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हों, और बिल्कुल ठीक कहा आपने COPD अस्थमा के यदि पुराने पेशेंट्स भी हैं उनको भी अगर ये वायरस अटैक करता तो ऐसे लोगों में ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है यूजुअली, जो HMPV बोलते हैं। बट ऐसे केसेस में इन बच्चों में, और ये जो मैंने 5 कैटेगरीज बताई, इनमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूमोनाइटिस के तौर पर प्रेजेंट करता है, विच इज़ ए सीरियस इशू। वो हमने बताया कि हॉस्पिटल के क्राइटेरिया, मैंने एडमिशन क्राइटेरिया आपको बताए थे, बट यूजुअली फिर वही मैंने कहा कि वो एक डिफरेंट स्टेज है। तो अदरवाइज प्रिकॉशंस वही हैं। यदि आपके घर में किसी बच्चे को खास करके, क्योंकि ये विंटर सीजन में ही होता, पर्टिकुलरली जब ज़्यादा ठंड होती है, तो ऐसे में यदि साइन सिम्टम्स हैं कॉमन कोल्ड के या HMPV की बात भी करें, तो वही सेम आइसोलेशन, हैंड हाइजीन, हैंड वॉश फ्रीक्वेंट, चाहे आप सोप से धोएं चाहे हैंड सैनिटाइजर करें, मास्क पहने और सेपरेट रहें, दैट इज़ द बेस्ट। और 5 to 7 डेज में सेल्फ लिमिटिंग है। यदि आप उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो वो सेम जैसे हमने कोविड में किया था, मास्क पहनने के बाद कांटेक्ट में से दूरी बना के रखेंगे ऐसे, तो आपको संक्रमण फैलने का खतरा दूर रहता है। और ये बात याद रखें, जैसे पहले की तरह हमने बार बार सिखाया था, चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे आपके दरवाजे हों, चाहे आप साथ बैठ के कहीं कफिंग एंड स्नीजिंग हो रहे हैं, तो फोमाइट्स यानी कहीं पर भी अगर आपका स्नीजिंग या कफिंग की वजह से अगर ड्रॉपलेट्स पड़ेंगे तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो सेम वही स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आप इस्तेमाल करें और आप सुरक्षित रहेंगे। और बार बार मैं रिपीट करूंगा, इट्स नॉट ए पैनिक सिचुएशन एट ऑल। अननेसेसरली HMPV टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इट्स अ नोन वायरस, इट इज़ अ नोन वायरस इन चिल्ड्रन and it's a self-limiting disease. Most of the time, almost all cases usually they get treated, and there rather than after your first exposure you get protected, आपको इम्यूनिटी मिल जाती है और आपको आगे इसकी सीवियरिटी या रीइन्फेक्शन होने के चांसेस के बाद भी आपको कोई खतरा होने का चांस नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात वीरेंद्र जी आपने कही है, चूँकि आजकल सोशल मीडिया के जरिए मैं देखता हूं कि लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जिस तरह की हम लोग देखते हैं कि जो जानकारियां स्प्रेड होती रहती हैं, अब लोगों के जहन से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपने जो बातें कही हैं वो निकल रही होंगी, लोगों को उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। साक्षी, हालांकि क्योंकि बार बार हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं और बार बार ये अपील भी की जा रही है कि बहुत पैनिक ना हो, लेकिन चूंकि कोविड का जो फेस देखा है देश ने, या जिससे लोग अभी अभी बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि बाहर निकले हैं, क्या इसको लेकर के अलर्टनेस है एक प्रशासनिक तौर पर? आपको लग रहा है कि अगर मान लिया केसेस कुछ होते भी हैं या कुछ बढ़ते भी हैं या ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो उसके लिए प्रॉपर तैयारी या कोई अरेंजमेंट्स अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या महकमा उसको लेकर के अलर्टनेस पर आपको नजर आ रहा है? साक्षी, बिल्कुल आयुष, देखिए जो सवाल आपने किया है मैं आपको अगली जानकारी उसी संबंध में देने वाली थी। हाल ही में इस कार्यक्रम के दौरान ही चंडीगढ़ PGI जो संस्थान है उसने अपना एक प्रेस रिलीज जारी किया है और इसमें उन्होंने खासतौर से HMPV वायरस से जुड़ी हुई जो क्वेरीज हैं उनके बारे में जिक्र किया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो है ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो लगातार सर्दियों के दौरान जब टेम्परेचर जो है वो कम होते हैं उस दौरान सर्कुलेट होता है। और उन्होंने बताया कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो काफ, फीवर और सोर थ्रोट जैसे इसके सिम्टम्स हैं और ये सभी एज ग्रुप्स को अफेक्ट कर सकता है। हालांकि पर्टिकुलरली अगर छोटे बच्चों की बात करें और ओल्ड एज लोगों की बात करें या फिर कोई ऐसे लोग जिनकी कोई सर्जरीज हुई हैं, लंग सर्जरीज हुई हैं या फिर और कोई सर्जरीज हुई हैं जो कि जल्दी इन्फेक्शंस कैच कर सकते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा ये कंसर्न कर सकता है। वही इसी के साथ साथ उन्होंने लिखा है कि अगर हाल फिलहाल की बात करें तो फिलहाल केसेस में कोई सर्ज नहीं है। अभी नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो
हालांकि नॉर्थ रीजन की बात करें तो यहाँ तो आया ही नहीं है और नंबर ऑफ केसेस बहुत कम है, इसीलिए कोई पैनिक सिचुएशन पीजीआई ने कहा है कि करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती भी है तो उन्होंने कहा है कि पीजीआई के पास इसके लिए पर्याप्त बंदोबस्त है, पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं हैं और इसको लेकर अलग से जो वार्ड्स हैं वो भी बनाए जा सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। लेकिन फिलहाल उन्होंने लोगों से कॉमन जो सैनिटाइजेशन की प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो करने के लिए कहा है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया, हम भी लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि पैनिक ना करें, कॉमन जो हाइजीन मेंटेन करने की डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करें, जो हम लगातार पिछले कई सालों में कोविड ने हमें करना सिखा दिया है। हम आज भी देखते हैं कि कई लोग जो हैं जब मार्केट्स में निकलते हैं, क्राउडेड इलाकों में निकलते हैं, भीड़ भाड़ भरे इलाकों में, तो वहां पर वो मास्क लगाकर ही निकलते हैं, चाहे कोई पेंडेमिक का अलर्ट हो या ना हो। तो कोविड ने कहीं ना कहीं इन चीजों को हमारी हैबिट में भी ला दिया है। सैनिटाइजर साक्षी, मुझे लगता है कि लोगों को दोबारा से उसी प्रैक्टिस में थोड़ा सा लौटने की जरूरत है। बाकी पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये बार बार आप भी बता रही हैं और बीरेन जी ने भी बताया। बीरेन जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और हमारे दर्शकों की इन तमाम समस्याओं का आपने समाधान किया। साक्षी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो एचएमपीवी वायरस को लेकर के हमारी सहयोगी साक्षी ने डॉक्टर्स के साथ खास बातचीत की है। डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं एचएमपीवी को लेकर के, एक बार इसको भी सुनिए। कोविड के बाद एक बार फिर से एक ऐसी बीमारी जो है वो सामने आ रही है जो काफी खतरनाक साबित हो सकती है। आपको बता दें कि एचएमपीवी के देश में 2 केसेस आने के बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी इस संबंध में इसकी एडवाइजरी जारी करने की तैयारी में है। लेकिन आखिर ये बीमारी है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज एक एक्सपर्ट मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर विकास भादु मौजूद हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन है अल्केमिस्ट हॉस्पिटल। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये जो एचएमपीवी वायरस है, ये सबसे पहले तो ये क्या है और इसके 2 केसेस फिलहाल हमने देश में देखे हैं, बहुत नई चीज है, वैसे स्टडीज भी इसके ऊपर चल रही हैं, तो कैसे लोग अपना ख्याल रखें इससे? सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमने सुना ये पहली बार है, पर ये वायरस 2001 से है। इट्स ए 23-year old वायरस और ये एक तरह का वायरस है जिसे हम इन्फ्लुएंजा या कोविड कहते हैं, उसी तरह ये भी हमारे अपर गले और लोअर लंग्स को इन्फेक्शन कर सकता है। जनरल जो इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो 80% केसेस माइल्ड होते हैं, जिसे हम एज ए कॉमन कोल्ड या फ्लू की तरह ले सकते हैं। 20% केसेस में ये इन्फेक्शन आपके नीचे लंग्स की तरफ पहुंच जाता है, जिसे हम आम भाषा में ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया कहते हैं, और उससे आपको सांस में तकलीफ और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड दूसरा जो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट कोई भी वायरल डिजीज़ में प्रिकॉशंस कि जनरल हम जो कॉमन प्रिकॉशन है, हमें 3 लोगों को इस वायरस से बचाना है। एक तो बहुत ही यंग चिल्ड्रंस बिलो 5 years, एल्डरली पर्सन्स, और जो जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो, जिसे हम कहते हैं कि किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, या कोई कैंसर का पेशेंट है। उनसे अगर हमें जिसको भी घर में फ्लू हो, उसको इस तरह के पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आना है। सर, क्योंकि सुनने में इस तरह से आ रहा है, जैसे आपने कहा कि बिलो 5 years के एज के जो चिल्ड्रन हैं उनको इससे खतरा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी कुछ है कि ये वायरस बच्चों पे इफेक्टिव ज़्यादा है? 14 years एंड बिलो की एज की भी अगर बात करें तो उन पे भी ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट जो इम्पैक्ट है वो जितनी बच्चे की एज कम होगी उस पर ज़्यादा सीरियस होने के चांसेस रहते हैं। जब 5 years बच्चा क्रॉस कर जाता है उसके बाद कैन इलनेस उसको हो सकती है, बट वो माइल्ड से मॉडरेट होगी। पर सबसे ज़्यादा जो हाई रिस्क जोन हम जिसे कहते हैं कि बिलो 5 year चिल्ड्रंस, एल्डरली जो 65+ हैं, या जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो, ये चीज़ें रहती है। और इसका बचाव जैसे हम पहले हम सब लोगों ने कोविड में फॉलो किया था, सबसे इम्पॉर्टेंट किसी को भी कफ कोल्ड है तो वो अपने आप को आइसोलेट करे। दूसरा, अगर उसको बाहर जाना भी है तो वो अपना मास्क पहन के जाए। तीसरा, अगर उसको मान लो जो है रनिंग नोज या कफ या स्नीजिंग है, तो जनरली हमारी हैबिट होती है कि वी जस्ट कफ ऑन आवर हैंड। इट शुड बी अवॉइडेड, इट शुड बी लाइक यू कफ ऑन योर आर्म्स। At least you should not touch any objects when you cough, या immediately you have to wash your hands। इससे हम इसका दूसरे किसी में फैलने से बचा सकते हैं। सर, ये तो आपने, क्योंकि इसके सिम्टम्स और प्रिकॉशंस बताए, सिम्टम्स भी आपने जो बेसिक कॉमन कोल्ड एंड फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं वो वही बताए, लेकिन अगर इसके सीवियर और जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से अभी सुनने में आ रहा है, बताया जा रहा है कि चाइना में और दूसरी जगहों पे भी ये वायरस जो है, ये काफ़ी लोगों की जान भी इससे जा रही है।
सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे किसी भी वायरस से जैसे कोविड के टाइम भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको उससे घबराना नहीं है, प्रिकॉशन लेना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सीवियर सिम्टम्स में इसके सिम्टम्स होते हैं कि आपको बहुत हाई ग्रेड फीवर आने लग जाता है, आपकी कॉफ इंट्रैक्टेबल होती है कि जो रुक ही नहीं रही है, आपको कांस्टेंट कफ आ रही है और आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लग जाती है कि आपको ऐसे लगता है कि मैं अगर 10 कदम भी चलूँगा तो ऐसे लगता हूँ कि मैं 100 मीटर भाग के आया हूँ। तो आपको ये सिम्टम सबसे सीरियस चीज़ है। और तीसरा, जैसे हमने कोविड में हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे, इवन अब स्मार्ट वॉचेस कैन टेल अस कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे जा रहा हो और क्रिटिकली ऐसे कि बिलो 92, तो यू हैव टू इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल रिपोर्ट करना है। बहुत शुक्रिया सर बातचीत